हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनु कुशवाहा। तो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के एग्ज़ाम की तैयारी में हम लोग मैकेनिक्स कंप्लीट करने के बाद थर्मल फिजिक्स पढ़ रहे हैं और थर्मल फिजिक्स के 2 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में थर्मामीटर और थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक को कवर किया था और लेक्चर नंबर 2 में उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लेक्चर नंबर 1 से बच गए कुछ टॉपिक को, जैसे कि ये इतने टॉपिक हैं जिनको हमको लेक्चर नंबर 1 में कवर करना था, बट वो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाने की वजह से वो टॉपिक के लिए हमने अलग लेक्चर बनाने का डिसीजन लिया। तो इस लेक्चर में हम लोग ये सारे टॉपिक कवर करेंगे और साथ ही साथ इन सारे टॉपिक के ऊपर बेस्ड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में, उनको भी देखेंगे और साथ ही साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर बायल्स लॉ को। बायल्स लॉ देखिए, बायल्स लॉ क्या है ये। पहली बात तो आप ध्यान रखिए, किसी भी गैस की अगर हम बात करें तो उसके पास 3 प्रॉपर्टी होती है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। यानी ये 3 वेरिएबल को लेकर हम लॉज डिस्कस करते हैं। बाकी होने को तो और भी चीज़ें होती हैं, इंटरनल एनर्जी वगैरह भी होती हैं, बट प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन 3 वेरिएबल में से अगर हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर दें और बाकी 2 वेरिएबल के लिए रिलेशन डेवलप करें तो उसको हम बोलते हैं गैस लॉज। गैस लॉज, तो गैस के 3-4 लॉज हैं और उन सबको मिलाकर फिर गैस इक्वेशन बनता है, जिसमें से ये 2 लॉज को हम डिस्कस करेंगे, बायल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। तो बायल्स लॉ क्या कहता है कि जब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, मतलब अगर हम जितने भी गैस लॉज की बात करें, बल्कि आप इसमें एक और इसी में ऐड कर लीजिए, दैट इज प्रेशर लॉ। ठीक है, इसी में एक और ऐड कर लीजिए, प्रेशर लॉ। तो अब ये तीनों को आप एक वर्ड में क्या बोलेंगे, गैस लॉज। इन तीनों को एक वर्ड में बोलेंगे गैस लॉज। कौन कौन से? बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ। और इन तीनों को जब मर्ज कर देंगे देन वी विल गेट गैस इक्वेशन। ठीक है, तो बायल्स लॉ कहता है कि जब हम T को कांस्टेंट रख दें, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ गैस ऑफ फिक्स्ड मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। या इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो वॉल्यूम इसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो 3 वेरिएबल में से अगर T को कांस्टेंट रख देंगे तो P और V एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और आप देखिए यहाँ से जब ये आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो K/P हो जाएगा। देन यू विल गेट P इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो P इक्वल टू V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P इंटू V इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलने का मतलब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यानी अगर आप प्रेशर को चेंज करके P1 से P2 करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम भी V1 से कुछ V2 हो जाएगा। और क्या चेंज होने का तरीका क्या होगा? तो तरीका यही होगा कि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। अगर मान लीजिए इसको एक और बार आप चेंज करते हैं, प्रेशर को P1 से P2 करने के बाद आपने प्रेशर को कुछ और चेंज कर दिया और प्रेशर बढ़ा दिया, P3 कर दिया, तो जिस रेशियो में आप प्रेशर को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से डिक्रीज होगा कि दोनों का प्रोडक्ट अभी भी वही आएगा जो पहले आ रहा था। ठीक है, तो अगर 2 स्टेट की बात होगी तो सिर्फ इतना यूज करेंगे, 3 स्टेट की बात होगी तो ऐसे यूज कर सकते हैं। यही आपका क्या है, बायल्स लॉ। तो इसमें आप याद रखिएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम बात करते हैं, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन बताएगा ये आपका बायल्स लॉ है। ऐसे ही अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें, चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक है, 3 वेरिएबल में से अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर कौन सा है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है कि वो टेम्परेचर जिसको केल्विन में मेजर किया जाए। तो अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ऐसा ही तो मिलेगा K इंटू टी टाइप का, और T को इधर ले आएंगे तो आपको मिल जाएगा V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर आपको चार्ल्स लॉ बताना है तो आप बोल सकते हैं V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और आप इसी को अगर दो स्टेट में यूज करते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं V1 अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान T2। ठीक है, तो इस तरह से इसमें यानी P को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर T को कांस्टेंट रखे थे तो T को कांस्टेंट रखेंगे, P और V के बीच का रिलेशन बायल्स लॉ, P को कांस्टेंट रखेंगे तो V और T के बीच का रिलेशन चार्ल्स लॉ। अब एक ही ऑप्शन बचता है, अगर हम प्रेशर लॉ की बात करें तो प्रेशर लॉ के लिए देखिए प्रेशर इधर कांस्टेंट हो चुका है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है, अब क्या बचता है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो थर्ड जो आपका प्रेशर लॉ है, अगर हम प्रेशर लॉ को यहीं पर पढ़ लें, ठीक है, यहीं पर हम कर लेते हैं प्रेशर लॉ को, तो प्रेशर लॉ नाम से ही क्लियर है कि प्रेशर इसमें आना चाहिए। प्रेशर लॉ में क्या होगा, आप देखिए प्रेशर लॉ बताने के लिए हम वॉल्यूम को करेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर P इज प्रोपोर्शनल टू T। अगर वॉल्यूम को आप कांस्टेंट रखते हैं तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा गैस का, आप इमेजिन करिए किसी सिलेंडर में गैस भरा है और आप उस सिलेंडर का जो पिस्टन है उसको ना तो ऊपर खिसकने देना चाहते और ना ही नीचे, दैट मीन्स वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना चाहते हैं। तो जितना ज़्यादा नीचे से हीट देंगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे, वो गैस उतना ज़्यादा फैलना चाहेगी, लेकिन आप फैलने दे ही नहीं रहे, आप तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो उतना ज़्यादा उस वॉल पर प्रेशर काम करेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और P प्रोपोर्शनल टू T का मतलब कि P बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप कह सकते हैं, या इसी को दो स्टेट में अगर यूज करेंगे तो P1 अपान T1 इज इक्वल टू P2 अपान T2। ठीक है, ये आपका प्रेशर लॉ हो गया। तो सिंपल सा तरीका है, आप तीनों वेरिएबल को दिमाग में रखिए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के P और V के बीच का रिलेशन बताएंगे तो बायल्स लॉ, और वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के P और T के बीच का रिलेशन बताएंगे प्रेशर लॉ, और अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख के V और T के बीच का रिलेशन बताएंगे तो इसको चार्ल्स लॉ। क्लियर है? तो आप इसमें क्या करिएगा, ये वाला इक्वेशन याद कर लीजिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, और इन तीनों इक्वेशन को नोट करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों इक्वेशन को समराइज करेंगे, मर्ज कर देंगे। तो मर्ज करने के बाद जो रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट की बात करेंगे, क्योंकि अब ये एकेडमिक का एग्जाम तो है नहीं कि आपको पूरा इसका डेरिवेशन करके दिखाना है। मेंस में जब हम लोग पहुंचेंगे तो फिर मेंस की बात करेंगे। अभी प्री तक हम लोग प्री के अप्रोच से ही पढ़ाई करेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं तो मेन फैक्ट को याद रखते हैं और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम हटा रहे हैं फिर, और इन सबको मर्ज करेंगे और उसके बाद हमको नेक्स्ट टॉपिक मिल जाएगा, यानी कौन सा इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज गैस इक्वेशन। तो गैस इक्वेशन क्या है, वही बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और प्रेशर लॉ सबको समराइज करके जो इक्वेशन मिलता है दैट इज गैस इक्वेशन। और गैस इक्वेशन है क्या कि पी वी अपान टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी अपान टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और वो कांस्टेंट कितना आता है आपको पता है, ये इक्वेशन 1 मोल गैस के लिए अगर हम बात करें तो पी वी बाई टी इज इक्वल टू आर के आता है, यानी ये पी वी बाई टी इक्वल टू आर, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही है, लेकिन ध्यान रहे हम ये फॉर 1 मोल बात कर रहे हैं। 1 मोल गैस के लिए पी वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो कांस्टेंट आर होता है और इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ये भी आप याद रखिए, ये गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, पी वी बाई टी इज इक्वल टू आर। बाकी आप इस तरीके से रिलेशन को और भी यूज़ कर सकते हैं अगर कई अलग अलग स्टेट में दिया हो। और लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था गैस इक्वेशन के ऊपर, तो अगर आपको वो नहीं समझ में आया है तो इस लेक्चर को देखने के बाद फिर से उस पर जाइएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 2 अलग अलग स्टेज में अगर आपको मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक कंडीशन में दिया हो, इनिशियल कंडीशन में, और फाइनल कंडीशन में इन तीनों में से कोई 2 आपको पता हो,
तो तीसरा वाला आप कभी भी इक्वेशन को यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसी चीज़ को जब दो स्टेज के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। इसी इक्वेशन को बोलते हैं गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, गैस इक्वेशन। और यहीं पर एक पॉइंट और हम ऐड कर दे रहे हैं नोट में, जो तीन आपने ये गैस लॉज पढ़े, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, इन तीनों लॉज को यानी गैस लॉज को जो भी गैस परफेक्टली फॉलो करती है उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। क्या बोलेंगे, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस वो है जो गैस लॉज को फॉलो करती है। आइडियल गैस वो होती है जो गैस लॉज को फॉलो करती है, ठीक है, यानी जिसके ऊपर हम गैस के इक्वेशन को यूज कर सकते हैं परफेक्टली, दैट इज आइडियल गैस। और ये आपका आइडियल गैस का इक्वेशन, ठीक है। फॉर 1 मोल PV इज इक्वल टू RT। फॉर n मोल, अगर नंबर ऑफ मोल्स एक से ज्यादा हो तो ये रिजल्ट आप देखिए, इन जनरलाइज कर लीजिए, PV/T इक्वल टू, यहाँ नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई रहता है यानी N, R और T रहता है। PV इज इक्वल टू NRT रहता है। अगर 1 मोल की बात करेंगे तो N की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो N की वैल्यू 1 रख देंगे तो PV इज इक्वल टू RT आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमने बताया कि 1 मोल गैस के लिए PV इक्वल टू RT होता है, लेकिन N मोल के लिए इसी इक्वेशन को आप ऐसे यूज करिएगा, जनरलाइज है, इसको आप कर सकते हैं फॉर N मोल। तो यही आप याद रखिए, जनरल केस ये ज़्यादा अच्छा है। अगर 1 मोल है तब भी लगेगा, 2 मोल, 3 मोल, कितने भी मोल हैं, ये हर केस में इस इक्वेशन सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेसिफिक हीट, जिसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। इसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। क्या होता है स्पेसिफिक हीट, देखिए, स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। सीधे हम इसके फार्मूले से इस बात को समझाते हैं आपको। C इज इक्वल टू होता है ΔQ/m/ΔT। ये फार्मूला एक होता है जहां पर ΔQ क्या है, ये हीट है। कैसा हीट है अभी हम डिस्कस करेंगे। रिक्वायर्ड मतलब जरूरी ऊष्मा है कि निकाली गई ऊष्मा है, ये भी हम बताएंगे अभी आपको। ΔT क्या है, ये है इंक्रीज इन टेम्परेचर या डिक्रीज, या आपका लीजिए चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। M है मास ऑफ सब्सटेंस, इसी C को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। अब आप यहां समझ लीजिए स्पेसिफिक हीट क्या है इस फार्मूले से। देखिए ΔQ/m × ΔT, तो अपान में m है और ये ऊपर ΔQ है। ΔQ मतलब यहां पर हीट है, और हीट का मतलब कौन सा हीट है, तो आप इस बात को समझिए। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जब हम इसको गर्म करते हैं, मतलब हम अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो इसको हीट देने की ज़रूरत होती है, यानी रिक्वायर्ड हीट ΔQ कह सकते हैं। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो इसको हीट देने की ज़रूरत होगी। अगर आप इस बॉडी का टेम्परेचर घटाना चाहते हैं तो इसमें से हीट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये जो ΔQ है वो हीट रिक्वायर्ड भी हो सकता है और हीट रिमूव्ड भी हो सकता है। तो पर यूनिट मास का टेम्परेचर, अगर देखिए M और ΔT दोनों की वैल्यू 1 हो जाए, मास अगर 1 किलोग्राम हो जाए और चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए। मान लीजिए किसी बॉडी का कुछ अपना टेम्परेचर है और उसका और मास इसका कितना है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मास है और इसका टेम्परेचर आप कितना करना चाहते हैं, सपोज 40 डिग्री सेल्सियस था, अभी आप कितना करना चाहते हैं 15। तो 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आप देखिए इसको बढ़ाना चाहते हैं ना, तब तो हीट देना ही पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा देने की जरूरत होती है, जितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। यही क्या होता है, उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा।
तो ध्यान रखना है आपको कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा, या अगर इसके हिसाब से अगर आप आंसर बताना चाहते हैं, मान लीजिए इसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस और आप इसको घटा के 14 डिग्री सेल्सियस करना चाहते हैं, तो और इसका मास अभी भी वही है 1 किलोग्राम, तो ऐसे में आपको इसको हीट देने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। टेम्परेचर अगर कम करना चाहते हैं तो हीट निकालना पड़ेगा। तो ऐसे में डिफिनीशन अब क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम द्रव्यमान या 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए जितनी उष्मा निकालने की, जितनी हीट निकालने की जरूरत पड़ती है, उसी हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो हर एक मटेरियल का अपना एक स्पेसिफिक हीट होता है, हर एक सब्सटेंस का अपना एक स्पेसिफिक हीट होता है, और जिसका स्पेसिफिक हीट जितना ज़्यादा होगा, आप समझिए इस बात को, जिसका स्पेसिफिक हीट जितना ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उतनी ज़्यादा उष्मा देने की, या उसका टेम्परेचर घटाने के लिए उतनी ज़्यादा उष्मा बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि स्पेसिफिक हीट दोनों ही केस में डिफाइन है ना, हीट जब देने की जरूरत पड़ती है तो जितना हीट आप देते हैं 1 किलोग्राम मास को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, वही आपका स्पेसिफिक हीट है। तो जिसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है उसका मतलब ये कि उसके 1 किलोग्राम का टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हीट देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और अगर स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो जब उसका टेम्परेचर आप घटाना भी चाहेंगे तो घटाते समय बहुत ज़्यादा उष्मा बाहर निकालने की भी जरूरत पड़ेगी। तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वाटर का स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है, अगर आप वाटर को, पहली बात तो जब उसको गर्म करेंगे तो वो गर्म करने पर बहुत ज़्यादा आपको उष्मा देने की ज़रूरत पड़ती है, उसका टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब जो वाटर लिक्विड है उसको अगर आप कुछ हीट दे रहे हैं और बगल में एक और लिक्विड है उसको भी कुछ हीट दे रहे हैं, मान लीजिए इधर मिल्क है और इधर वाटर है, तो दोनों को अगर इक्वल अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो वो पहले गर्म हो जाएगा जिसका स्पेसिफिक हीट कम है, और वो बाद में गर्म होगा जिसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होता है जिस वजह से वाटर धीरे धीरे गर्म होता है, दूसरा कोई लिक्विड तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ जाता है। और अब मान लीजिए गर्म हो गए जितना भी होना था, अगर जिसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है अगर वो देर से गर्म हुआ है तो जब उसमें से आप हीट निकालेंगे तो वो ढेर सारा हीट निकाल लेंगे, तब जाके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस घटेगा। तो जिसका भी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। जैसे समुद्र के, आप समझते हैं इस बात को, अगर ये मान लीजिए समुद्री एरिया है और इधर शहर है कोई, ये इधर कोई शहर है, सिटी है, तो समुद्र के किनारे के जो इलाके होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं पड़ती। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती और ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही वाटर है, जो बगल में ये समुद्र में जल भरा हुआ है, यही इसका मुख्य कारण है। क्योंकि समुद्र का जो पानी है ना वो दिन भर, गर्मियों में क्या होता है, अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़नी चाहिए, तो ये क्या होता है कि जब यहाँ पर धूप पड़ती है तो पहली बात तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है। और दूसरी बात देखिए, जब ये धूप पड़ती है, पहली बात तो यहाँ पे जो हवाएं हैं वो थोड़ी सी गर्म होंगी, और गर्म होने से क्या होता है, ये यहाँ की हवाएं ऐसे ऊपर, गर्म होने के बाद ऊपर उठ जाती हैं, तो इधर की हवाएं भी ऊपर उठेंगी और इधर की हवाएं भी ऊपर उठेंगी। लेकिन ये ज़मीन वाला जो भाग है ये तो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा ना, क्योंकि ये यहाँ वाटर है और वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है, तो ये देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। तो इधर की जो हवाएं हैं वो जल्दी गर्म हो जाएंगी, जल्दी गर्म हो जाने से ये हवाएं ज़्यादा हल्की हो जाएंगी तो ऊपर उठ जाएंगी, जबकि यहाँ की हवाएं ज़्यादा हल्की नहीं हो पाएंगी, इसके कंपैरिजन में भारी ही रहेंगी, तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं उठती हैं। तो इधर गर्म होने की वजह से ये ऊपर उठ जाता है और हवाएं इधर से इधर चलती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं इधर की तरफ आती हैं। इसको बोलते हैं समुद्री समीर, सी ब्रिज। ठीक है, तो दिन में सी ब्रिज इधर से इधर चलता है और रात में जो लैंड ब्रिज होता है यानी कि स्थलीय समीर होता है वो इधर से इधर की तरफ चलता है। ठीक है, और समुद्र के किनारे के जो इलाके होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जैसे सपोज कि कोई पेशेंट है और उसके पेट की सेकाई करनी है, शरीर की सेकाई करनी है, तो बॉटल में कोई लिक्विड भर के उसको गर्म करके और उससे सेकाई करने की ज़रूरत होती है।
तो ऐसे केस में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। कोई कितना भी अमीर आदमी हो वो दूध का या दही का या मतलब किसी और लिक्विड का, शराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे रोगी के पेट की सिकाई करने के लिए। कितने भी महंगे लिक्विड हो लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी अच्छी बात यही है कि ये देर से गर्म होती है और देर से ठंडी भी होती है। तो बॉटल में अगर एक बार आपने पानी को गर्म करके डाल दिया तो काफ़ी देर तक वो बहुत ज़्यादा हीट या उष्मा देने के बाद उसका टेम्परेचर थोड़ा सा घटता है। तो ये इसका बेनिफिट होता है इसके स्पेसिफिक हीट के ज़्यादा होने के। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं वाटर के स्पेसिफिक हीट के बारे में, कि स्पेसिफिक हीट की वजह से ही, वाटर का स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ही पानी, जो फसलें होती हैं उनको हम लोग पाले से बचा लेते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि पाले, हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो फसलों में पाले लग जाते हैं उसमें होता क्या है, उसके अंदर जो जल भरा होता है वो जमने लगता है, और जमने के बाद उनके मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है। डिस्टेंस बढ़ने से उसकी नसें फट जाती है, पूरा फसल खराब हो जाता है। तो इस समस्या से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, खेतों में पानी भर देते हैं। तो पानी भरने से क्या होता है कि पानी जिसका स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, तो ठंडी के मौसम में उस फसल के आसपास का जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखने में ये मदद करती है, जिसकी वजह से फसलों के अंदर जो नसों में पानी है वो जम नहीं पाता, और वो नहीं जमता है तो फसलें सुरक्षित बच जाती हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट की वजह से ये ऐसा पॉसिबल होता है कि ठंडियों में फसलों को पाले से बचाने के लिए पानी भर दिया जाता है। दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखिए कि जैसे ठंडियों में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आसमान से कुछ पत्थर गिरे हैं या फिर वही ओले पड़े हुए हैं, तो जिस टाइम ओले पड़े रहते हैं उस टाइम उतनी ठंड नहीं लगती, लेकिन जब मॉर्निंग में धूप होता है तो धूप की वजह से क्या होता है कि ये ओले जो हैं, ये जो बर्फ़ के टुकड़े हैं ये पिघलते हैं, ये पिघलते हैं। और जब पिघलते हैं तो पिघलने का मतलब क्या, पिघलने का मतलब ये कि अब बर्फ़ है तो पिघलने का मतलब इसको हीट मिला होगा तभी पिघलेगा। और ये हीट कहाँ से लेगा, एटमॉस्फेयर में जो हीट है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, और एटमॉस्फेयर में जो हीट है, ढेर सारे हीट को ये एब्जॉर्ब करते हैं, तब जाके ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, या इनका टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ता है तब ये पिघलते हैं, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होता है। तो ढेर सारी उष्मा को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं तब जाके ये पिघलते हैं। तो बर्फ़ के टुकड़े जब ओले पे पड़ते हैं उतनी ठंड नहीं लगती, जब वो पिघलते हैं तब ज़्यादा ठंड लगती है। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो भी बचा खुचा हीट है उनको इन लोगों ने पिघलते टाइम एब्जॉर्ब करके तभी ये पिघले हुए। तो स्पेसिफिक हीट के बड़े ही इंटरेस्टिंग ये कुछ हमने एग्जांपल्स आपको बताए 4-5, बाकी आप बुक से पढ़िएगा, और भी ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हीट कैपेसिटी क्या है। देखिए, तो हीट कैपेसिटी को समझने के लिए स्पेसिफिक हीट का समझना जरूरी है। आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट में यही देखा कि C इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Q बाई M इंटू डेल्टा T, यानी पर यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अगर इसी चीज़ में यही हम पर यूनिट मास न बोलें, जैसे मान लीजिए कि ये ढेर सारा ये पूरा मास है और ये 1 किलोग्राम की बजाय मान लीजिए 3 किलोग्राम है, ठीक। तो जब हम इसका स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते हैं तो हम 3 किलोग्राम के बारे में बात नहीं करते, हम 1 किलोग्राम के बारे में बात करते हैं कि 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा वही हीट क्या है, इसका स्पेसिफिक हीट। लेकिन जब हम हीट कैपेसिटी, और इसी को एक चीज़ और बोला जाता है थर्मल कैपेसिटी, जब हम हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम 1 किलोग्राम की बात नहीं करते, हम पूरे के पूरे सब्सटेंस की बात करते हैं, चाहे जितने किलोग्राम का हो। तो मान लीजिए ये 3 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, m किलोग्राम है, तो इस पूरे जितने भी ये सब्सटेंस है, इस पूरे का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट देने की ज़रूरत होती है वही इसका क्या है, वही इसका हीट कैपेसिटी है। तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हीट कैपेसिटी जो होता है वो पूरे मास की बात करता है और स्पेसिफिक हीट 1 किलोग्राम मास या पर यूनिट मास की बात करता है। तो अगर हम पर यूनिट मास को हटा दें तब जो रिजल्ट आएगा, जो हीट आएगा, उसी को हीट कैपेसिटी बोलेंगे।
तो पर यूनिट मास की बजाय अगर टोटल मास आपको लेना है तो इस मास को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, m इंटू में c इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब ये जो रिजल्ट आया है ये पूरे मास की बात करता है और यही आपका क्या है, यही है हीट कैपेसिटी। यानी आप ये कह सकते हैं, फार्मूला ये बन गया आपके पास, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, ये इसका फार्मूला। यानी हीट कैपेसिटी इक्वल टू m इंटू में c, और इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि हीट कैपेसिटी क्या होता है और स्पेसिफिक हीट क्या होता है। तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है। और अगर आपको हीट कैपेसिटी समझ में आ गया, एक स्टेप और आगे बढ़िए, आपको वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी समझ में आ जाएगा। तो यहीं पर हम इस चीज़ को भी समझेंगे, यहीं पर समझेंगे, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ, और इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट यानी उष्मा का जल तुल्यांक, इस टॉपिक को बिना समझे स्किप करते हैं, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट। लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा इसकी डिफिनीशन। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट की जो वैल्यू, जो फार्मूला होता है वो यही होता है, m इंटू में c। आप कहेंगे कि क्या डिफरेंस है हीट कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट में? तो देखिए, हीट कैपेसिटी में जो इसका हम यूनिट लिखते हैं वो आता है जूल पर डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, या इसी को हम कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। ये इसकी यूनिट होती है हीट कैपेसिटी की। लेकिन जो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट है उसकी जो यूनिट आती है वो मास का जो भी यूनिट होता है, ग्राम या किलोग्राम, वो यहाँ पर आता है। तो एक तो ये डिफरेंस आप याद रखिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट का और हीट कैपेसिटी का, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू m इंटू सी करके निकलता है। लेकिन इसका जो यूनिट आता है वो आता है जूल पर डिग्री सेल्सियस, और इसका जो यूनिट आता है वो किलोग्राम या फिर ग्राम आता है। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट है क्या, इसको समझिए। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब वाटर का वो मास, किसका? वाटर का वो मास, वो द्रव्यमान जिसको उतने ही उष्मा की जरूरत है, उतने ही उष्मा की जरूरत है जितनी कि इस दूसरे वस्तु को उष्मा चाहिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ कोई सब्सटेंस है, दूसरा सब्सटेंस है, और उसका टेम्परेचर आप बढ़ाना चाहते हैं 2 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट देने की जरूरत है दैट इज, चलिए 40 जूल फॉर एग्जाम्पल। ये कोई सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर अगर आप 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 40 जूल हीट देना पड़ता है। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट अगर इसका निकालेंगे तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट आप दे रहे थे, अभी इसका जब वाटर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आप क्या पता करेंगे कि वाटर का कितना किलोग्राम ले लें, कितना मास हम ले लें, वाटर का कितना मास ले लें कि इसका भी टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 40 जूल ही देना पड़े, या 40 जूल हीट देकर इसका भी टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा लें। ठीक है, इस बात को समझिए। मान लीजिए कि ये जो सब्सटेंस है ये 5 किलोग्राम है, और इस 5 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको 40 जूल देना पड़ता है। तो इसी का वाटर इक्विवेलेंट पता करने का मतलब, अब इस सब्सटेंस की जगह पर हम वाटर से अगर कंपेयर करें तो आपको वाटर इक्विवेलेंट का मतलब यही कि आप ये कहना चाहते हैं कि इसकी जगह पर अगर हम वाटर लेंगे तो कितने किलोग्राम वाटर लेंगे, यही घटनाएं वहां पर देखने को मिलेंगी कि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 40 जूल देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यानी इस सब्सटेंस के लिए जगह पर इसको रिप्लेस करके कितने किलोग्राम वाटर रखें, ये वही चीज, वही असर दिखाए जो इस सब्सटेंस के ऊपर दिखा रही थी। तो ये जो वाटर, जितने किलोग्राम ये वाटर लेते हैं ना, इसी को बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट। यानी वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है? मास ऑफ वाटर है। तो अगर मास है तो ये ग्राम या किलोग्राम में आएगा। तो यही एक डिफरेंस आप याद रखिएगा हीट कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट के बारे में।
फार्मूला दोनों का सेम टाइप का है, न्यूमेरिकल सेम आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, बट यूनिट इसका अलग होगा और इसका अलग, क्योंकि ये मास है और ये तो m इंटू सी यानी स्पेसिफिक हीट इंटू मास का जो भी यूनिट आएगा यानी जूल पर डिग्री सेल्सियस वो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, लैटेंट हीट, और इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसी के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे, सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत टफ नहीं है, और बाकी टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल हमने लास्ट लेक्चर में करा ही दिया है। और ध्यान रखिए इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सेक्शन हम डिस्कस करेंगे थर्मल फिजिक्स का, क्योंकि अभी तक जो हम थर्मल फिजिक्स में पढ़ रहे हैं ये सब बहुत ही बेसिक है, और बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपके सिलेबस में बहुत एग्जैक्टली मेंशन नहीं है इस तरीके से, लेकिन ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर के कौन कौन से स्केल हैं, कितने थर्मामीटर्स होते हैं, फार्मूले कौन से यूज़ होते हैं, ये सब पता तो होना ही चाहिए, कैसे इंटर कन्वर्जन किया जाता है स्केल्स का। सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं वो तो अगली क्लास से स्टार्ट होगा, यानी लेक्चर नंबर 4 से, दैट इज थर्मोडाइनमिक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मोडाइनमिक्स के बारे में बात करेंगे, इसीलिए आज की क्लास में ये टॉपिक भी खत्म कर रहे हैं और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए आप, लैटेंट हीट। और इस टॉपिक को भी समझने में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है। लैटेंट हीट जिसको हम गुप्त उष्मा कहते हैं, नाम से ही क्लियर है, गुप्त उष्मा का मतलब कि छुपी हुई उष्मा। तो लैटेंट हीट के लिए जो फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू m इंटू एल, इसमें जो L है यही लैटेंट हीट है। L क्या है? ये है लैटेंट हीट, और Q क्या है? ये है हीट। M क्या है? ये है मास। अब अगर आप लैटेंट हीट को समझना चाहते हैं तो इसको इधर अपान में करिए, तो लैटेंट हीट L इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q/m। यानी आप ये कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम या पर यूनिट मास का स्टेट चेंज करने में, ध्यान रखिएगा, अब लैटेंट हीट नाम है अगर, तो लैटेंट हीट का मतलब यही होता है कि जैसे आप नॉर्मली ये जानते हैं किसी बॉडी को जब आप टेम्परेचर देते हैं, मतलब हीट देते हैं, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जैसे आप देखिए, पहली बात तो आप सॉलिड को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड को हीट देने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड को हीट देने के बाद क्या होता है, ये गैस में कन्वर्ट होता है या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें से अगर हीट रिमूव कर लेंगे तो दोबारा से ये हो जाएगा, इसमें से भी हीट रिमूव कर लेंगे तो फिर दोबारा से ये हो जाएगा। यानी आपको पता है कि टेम्परेचर यानी हीट देने पर बॉडी का स्टेट चेंज होता है, और इस स्टेट में अगर इसको आप हीट और ज़्यादा देंगे तो इसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये होता है कि बॉडी को हीट देने पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप बॉडी को टेम्परेचर जब दे रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सब्सटेंस को टेम्परेचर दे रहे हो, तो उस सब्सटेंस को टेम्परेचर देने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ने की बजाय, इसको जो आप हीट दे रहे हैं, हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर चेंज होने की बजाय इसका स्टेट चेंज हो जाए। अगर मान लीजिए ये सॉलिड है, ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, और जितना टेम्परेचर इसका था उतना ही टेम्परेचर इसका हो, T डिग्री सेल्सियस। अब आप देखिए कि आप कहेंगे आपने इसको हीट दिया है, हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर बदल जाना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर बदला ही नहीं, टेम्परेचर वही है, सेम है, और जो भी आपने हीट दिया वो कहाँ गया? वो छुपा हुआ है, वो दिख नहीं रहा, टेम्परेचर के रूप में दिख नहीं रहा, लेकिन है इसके पास हीट। जो भी आपने हीट दिया है वो हीट ने क्या किया? इसके स्टेट को चेंज कर दिया। तो जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट दें और हीट देने के बाद उसका टेम्परेचर बदलने की बजाय उसका स्टेट बदल जाए, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो इस हीट को हम कहते हैं, जितना हीट देते हैं पर यूनिट मास को, उसी को हम बोल देते हैं लैटेंट हीट। गुप्त उष्मा नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये उष्मा टेम्परेचर के रूप में दिख नहीं रही है। आपने इधर से उष्मा दिया, हीट दिया, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदला है, सिर्फ स्टेट बदला है। स्टेट बदलने के बाद अब अगर आप इसको हीट देते हैं तो अब टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन एक कंडीशन में आने के बाद, इसके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद आप इसको हीट देंगे तो ये लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ने की बजाय अब ये वेपर में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पर दो तरह के लैटेंट हीट होते हैं। जैसे अगर हम ये कह दें कि इसके बाद जब ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा था
वेपर में, और इसके बाद तो बीच में इसका टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा। आप इस लिक्विड को जब हीट देंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी, बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या था, ये था मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट पर अगर कोई बॉडी है तो उसको हीट देंगे तो उसका स्टेट चेंज होगा, टेम्परेचर नहीं। और अगर बॉइलिंग पॉइंट पर कोई बॉडी है, कोई सब्सटेंस है, तो उसको जब हीट देंगे तो उसका भी स्टेट चेंज होगा, उसका टेम्परेचर नहीं। इसको बोलते हैं, यहाँ पर इस कंडीशन में जो हुआ है, इसको, इस लैटेंट हीट को हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इस कंडीशन में जो हुआ है इसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी इसको बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, और इसको बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जैसे आप इस बात को समझिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, आइस, ठीक। अब अगर आप इसको हीट देते हैं, इसको अगर आप हीट देते हैं तो हीट देने के बाद क्या होगा, क्योंकि ये आइस का क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। अभी आप इसको जब हीट देंगे तो हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर बदलने की बजाय इसका स्टेट चेंज हो जाता है। जो आइस सॉलिड के फॉर्म में है वो अब लिक्विड के फॉर्म में यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर अभी भी क्या बरकरार रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो भी आपने इसको हीट दिया है वो इसका टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय इसके स्टेट को चेंज करती है। तो जितना भी हीट आपने इसमें दिया था वो हीट क्या होगा, वो होगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी गलन की गुप्त ऊष्मा। और गलन की गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू याद रखिए, वाटर के लिए कितना होता है, ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। वैल्यू याद रखिए, बहुत जरूरी है। अब ये वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब जब आप इसको हीट देंगे तो अब हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं है। सिर्फ ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये मेल्टिंग पॉइंट पर डिफाइन है, और ये बॉइलिंग पॉइंट पर डिफाइन है। तो अभी जब आप इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये 0 से बढ़ते 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 ये कहाँ तक चला जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर तक पहुँच जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अब अगर ये वाटर बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया तो अब आप इसको हीट दीजिए। अब इसको जब आप हीट देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट पर वो हीट क्या करेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय इसका स्टेट चेंज करेगी। यानी ये जो वाटर है, ये जो लिक्विड है, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अब ये वेपर में चेंज हो जाएगी, यानी इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर अभी भी कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से आप एकदम कंफर्म हो गए होंगे कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। तो जब सॉलिड की हम बात करें और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो बिना टेम्परेचर चेंज हुए, तो वो जितना हीट हम देते हैं पर यूनिट मास को, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वाटर के लिए इसकी वैल्यू 80 कैलोरी पर ग्राम। और जब बॉइलिंग पॉइंट पर कोई लिक्विड हो और उसको आप हीट देते हैं तो वो हीट उसका स्टेट चेंज करती है, न कि उसका टेम्परेचर। ऐसे हीट को पर यूनिट मास पर हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसकी वैल्यू होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू लैटेंट ऑफ फ्यूजन से बहुत ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर से जलने पर ज़्यादा जलन होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाइपर से जलने पर ज़्यादा जलन होगा। तो आप देखिए, कॉमन सेंस की बात अगर करें तो दोनों का टेम्परेचर सेम दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे दोनों का टेम्परेचर सेम है, तब तो फिर वाटर से ही जलने पर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक थोड़ा सा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वेपर जो है, आप देखिए, वाटर से वेपर बनने में कुछ हीट की ज़रूरत होती है, और वो हीट इसके अंदर छुपी हुई है, गुप्त ऊष्मा के रूप में है। भले ही देखने के लिए टेम्परेचर दोनों का सेम है, बट वाटर से वेपर बनने के लिए कुछ हीट की ज़रूरत थी ना। तो वो जो हीट की ज़रूरत थी वो बहुत ज़्यादा हीट है, 540 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम के लिए 540 कैलोरी हीट देंगे तब जाके वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इस वेपर के अंदर जो लैटेंट हीट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है,
इसी वजह से अगर आप भाप से जलते हैं तो ज़्यादा जलन होती है एज कंपेयर टू वाटर, है ना। अगर आप लोग रोटी बनाते होंगे हुए कभी जले होंगे तो आपको इस बात का एक्सपीरियंस भी होगा कि जो उसमें से वेपर निकलता है उससे जल जाइए तो वो बहुत ज़्यादा जलन होता है, जबकि खौलता हुआ पानी अगर आपके ऊपर गिरे तो शायद वो उससे थोड़ा कम रहता है। ठीक है, चलिए फिर इस टॉपिक को हटाते हैं और नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक है। अच्छा, ये वैल्यू ध्यान रखिए कि 540 कैलोरी पर ग्राम, इस बात को लेकर आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। हो सकता है आपका फ्रेंड 539 बोलता हो या 538 बोलता हो, मे बी 536 भी बोलता हो। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना वो अलग अलग बुक्स में ये थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, 36 to 40 के बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है। तो आप ये याद रख लीजिए क्योंकि इसको याद रखना थोड़ा आसान है। बाकी आप कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि ऑप्शन जो है, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ऑप्शन किस तरीके का है, तो जो भी इसके ज़्यादा करीब होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, लास्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। आसान सा टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री आप जानते होंगे, बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का मतलब यही है कि जो कैलोरीमीटर होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है और यानी ये कॉपर का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, सिलेंड्रिकल कॉपर का ये वेसल होता है और इसके अंदर एक इस तरह का वो जैसे है ना जिसको करछुल कहते हैं उस टाइप का एक विलोडक होता है जिसको स्टरर बोलेंगे, स्टरर हिंदी में इसको विलोडक बोलते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरी का मतलब आप समझ रहे हैं, हीट की यूनिट है एक कैलोरी, हीट की यूनिट होती है कैलोरी। तो कैलोरीमीटर का मतलब कि ये हीट मेजरमेंट के लिए ऐसा इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, तो इसी को बोला जाता है कैलोरीमीटर। तो इसके अंदर आप मान लीजिए किसी एक हॉट ऑब्जेक्ट को रखिए, जैसे एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता है बल्ब को लेकर या किसी भी हॉट बॉडी को लेकर। अगर एक हम इसके अंदर बल्ब रखते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करें और ये 100 वाट का बल्ब है मान लीजिए, तो क्या होता है ये गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से क्या होगा, इसमें से हीट निकलेगा और जब हीट निकलेगा इसके अंदर जो लिक्विड आप रखे होंगे वो लिक्विड क्या हो जाएगा, वाटर जो होगा वो क्या होगा, गर्म होने लगेगा। तो वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा या वाटर के पास कितना हीट आ गया। तो यही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यही कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यही कहता है कि हॉट बॉडी ने जितना हीट रिलीज किया होगा उतना ही हीट इस कोल्ड बॉडी को मिला होगा, उतना ही हीट इस कोल्ड बॉडी को मिला होगा। तो आप कह सकते हैं हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कि गर्म वस्तु ने जितनी उष्मा उत्सर्जित की उतनी ही उष्मा इस ठंडी वस्तु को मिली होगी। कंडीशन ये है कि बाहर से हीट का कोई ट्रांसफर वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कैलोरीमीटर और इसका जो प्रिंसिपल है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, अब देखिए हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन्ड। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड है, तो आप इसको बोल सकते हैं दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ये क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है ये। क्यों? क्योंकि इस बल्ब ने जितना एनर्जी लूज किया, मतलब जितना एनर्जी इसने रिमूव किया अपने अंदर से, क्योंकि हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। वर्क और हीट दोनों एनर्जी के टाइप होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वर्क टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है, ट्रांसफ़र होता है हीट, और जो वर्क होता है उसका टेम्परेचर डिफरेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो जितना भी इसने हीट मतलब इसमें से निकला, इसने लॉस्ट किया, उतना इसने गेन कर लिया, यानी कि एनर्जी कहीं पर भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई और कहीं पर भी क्रिएट नहीं हुई। दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का ये स्टेटमेंट याद रखेंगे और ये किसका कॉन्सिक्वेंस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। इस स्टेटमेंट के बेसिस पर हम फार्मूला भी आपको बता देते हैं, आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हैं।
देखिए मान लीजिए अगर दो बॉडीज़ हैं आपके पास, एक बॉडी ये है हॉट बॉडी और ये कोल्ड बॉडी, इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2, और इसके अंदर से हीट निकल के इसके अंदर जाता है, और जब हीट इसके अंदर से इसके अंदर जाता है कब तक जाता है, जब तक दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो मान लीजिए कि जो दोनों का कॉमन टेम्परेचर है वो है T, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका स्पेसिफिक हीट C1, इसका स्पेसिफिक हीट C2। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप देखिए जो फार्मूला आपने पढ़ा C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान m इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ से डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू आ जाएगा m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो अगर हम इस फार्मूले से हीट लॉस्ट और हीट गेन्ड निकालें और दोनों को इक्वल करें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के बेसिस पर, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, हीट लॉस्ट बाई हॉट बॉडी कितना आ जाएगा m1 C1 और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अब बताइए अगर ये हॉट बॉडी है तो जब इसके अंदर से हीट निकला है तो इसका टेम्परेचर घट के T हुआ है, दैट मीन्स T1 इज ग्रेटर देन T। तो आप यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर की जगह पर T1 माइनस T, ज़्यादा में से कम टेम्परेचर को माइनस कर दीजिएगा, इज इक्वल टू, और ये जो कोल्ड बॉडी है इसका टेम्परेचर बढ़ के T2 से बढ़ के T हो गया है, तो इसने कितना हीट गेन किया इसी फार्मूले से, तो m2 C2 और डेल्टा T की जगह पर लिखेंगे T माइनस T2। तो आप इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं, ये भी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो आप चाहे इसको याद रखिए चाहे इस स्टेटमेंट को याद रखिए, लेकिन साथ में ये भी याद रखिए कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक कॉन्सिक्वेंस है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये जितना भी टॉपिक हमने यहाँ मेंशन किया था, जो लेक्चर नंबर 1 का ही बचा हुआ पार्ट था, वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो भी न्यूमेरिकल्स आए हैं, बहुत ज़्यादा तो न्यूमेरिकल्स नहीं हैं इन टॉपिक्स पर, बट जो भी न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आए हैं प्रीवियस ईयर के और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, और ये ब्रैकेट में दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम। स्पेसिफिक हीट को C के साथ साथ S से भी एक्सप्रेस करते हैं। तो 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन इज, मतलब एल्युमिनियम का स्पेसिफिक हीट पता है और उसका मास भी दिया है, तो आपको थर्मल कैपेसिटी बतानी। तो आपको लग रहा है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। थर्मल कैपेसिटी का सिंपल सा फार्मूला होता है थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी हमने आपको बता दिया है, टोटल मास का टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको थर्मल कैपेसिटी कहते हैं। m इंटू सी के इक्वल होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सारे ऑप्शन में अपान में डिग्री सेल्सियस है और जो स्पेसिफिक हीट दिया है वो केल्विन में है। तो पहली बात तो इस बात को आप एकदम फिर से इस बात को हम बता रहे हैं आपको कि 1 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस होता है वो केल्विन में भी अगर लेंगे तो 1 केल्विन के ही इक्वल आएगा। लास्ट लेक्चर में इस बात को हमने पॉइंट आउट किया था, डिफरेंस वाले न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो ठीक है कि 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन सेल्सियस स्केल पर जो एक डिवीजन का डिफरेंस है, केल्विन स्केल पर वही 1 डिवीजन का स्केल सेम आएगा, क्योंकि इसमें भी 100 डिवीजन होते थे और इसमें भी 100 डिवीजन। तो जितना बड़ा इनका एक डिवीजन होगा उतना ही तो इनका भी एक डिवीजन होगा, और इनके एक डिवीजन को 1 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, इनके एक डिवीजन को 1 केल्विन बोलते हैं। तो अगर कभी टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट आप कर रहे हैं या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, वो जो चेंज आप कर रहे हैं, अगर वो चेंज वो डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस का है, तो सेम चेंज अगर आप केल्विन में भी मेजर करते हैं तो वो 1 डिग्री केल्विन 1 केल्विन का ही डिफरेंस आता। पहली बात इसको आप ध्यान रखिएगा। फ़ारेनहाइट में सेम नहीं होगा, फ़ारेनहाइट का 1 डिवीजन और सेल्सियस का 1 डिवीजन सेम नहीं होता, बट केल्विन का 1 डिवीजन और सेल्सियस का 1 डिवीजन सेम होता है। और स्पेसिफिक हीट में जो वैल्यू लिखी रहती है, ये जो टेम्परेचर रहता है वो चेंज इन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर नहीं है यहाँ पर। ये जो केल्विन आया है वो टेम्परेचर की वजह से नहीं, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि आपको फार्मूला पता है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान m इंटू यहाँ पर डेल्टा टी था, इसी डेल्टा टी का यूनिट लिखा हुआ है केल्विन, मतलब टेम्परेचर में चेंज किया गया वो 1 केल्विन का, तो उसको आप 1 सेल्सियस का भी चेंज बोल सकते हैं, क्योंकि चेंज तो सेम ही होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। तो एक तो प्रॉब्लम खत्म हो गई कि आप इस केल्विन को सेल्सियस मान के भी सॉल्व करिए, बिल्कुल सही रहेगा। दूसरी बात ये कि ये देखिए मास यहाँ पर ग्राम में दिया है और इस स्पेसिफिक हीट भी ग्राम में है, तो
ये जो ग्राम है इसको किलोग्राम में चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम में भी चेंज करेंगे तो फिर भी कैंसिल हो जाएगा। बस यहाँ पर जो 0.2 कैलोरी है और आपके सारे ऑप्शन में जो हीट थर्मल कैपेसिटी आप निकालेंगे या हीट कैपेसिटी निकालेंगे वो जूल में है, तो आपको इस कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो आप अभी कर लीजिए या तो आप लास्ट में करिएगा। तो पहले हम रख देते हैं मास यहाँ पर 40 ग्राम और स्पेसिफिक हीट C की जगह पर, C मतलब यहाँ S है, इसको हम S लिख दे रहे हैं, और S की वैल्यू कितनी है 0.2, बल्कि हम यूनिट के साथ लिख रहे हैं। देखिए 40 ग्राम इंटू 0.2 कैलोरी अपान ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और अपान में डिग्री सेल्सियस बचा है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये 0 से ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 8 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। आंसर आ गया 8 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, बट ऑप्शन जूल में है तो इसको आप जूल में कन्वर्ट करिए। रिलेशन हमने ऑलरेडी बता रखा है, 4.2 कहिए या 4.18 कह लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 4.2 भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर लिखिए 8 इंटू इसकी वैल्यू रख दीजिए। देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट दिया है तो हम यही लेकर चल रहे हैं 4.2। अब ये जूल हो जाएगा अपान डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाई करिए, 8 गुणे 2 16 और 32 और 1 33, यानी 33.6 जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो 33.6 जूल पर डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, अगर बहुत केयरफुल नहीं है तो यहाँ पर जो केल्विन लिखा है और ये जो ऑप्शन में डिग्री सेल्सियस लिखा है इसी को लेकर परेशान हो जाएंगे, पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें दिया है 1 ग्राम ऑफ आइस, मतलब आइस का मास एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। The amount of heat required for it will be, यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले 1 ग्राम आइस को आपको फाइनली कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस वाले स्टीम में, भाप में। ठीक है, और मास तो वही रहेगा, मास वही है 1 ग्राम। तो कह रहे हैं कि ये करने में कितना बीच में आपको हीट देना पड़ेगा, कितना आप हीट देंगे कि ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में, लिक्विड वाटर में नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। इस बात को आप समझ सकते हैं लैटेंट हीट का, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, गुप्त उष्मा का कॉन्सेप्ट, कि अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है तो आप जब इसको थोड़ा हीट देंगे तो थोड़ा हीट देने के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट पर है। तो इसको जितना भी हीट आप देंगे वो हीट सिर्फ इसका स्टेट चेंज करेगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो यानी यहाँ पर जो हीट देंगे वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकते हैं आप इसको, M इंटू एल के इक्वल, Q इज इक्वल टू M इंटू एल के इक्वल, इतना हीट आपको देना पड़ेगा। अब जब ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर हो गया, अब इसको आप हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये 0 से ऊपर जाएगा क्योंकि वाटर है ये, तो ऊपर बढ़ेगा तो कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर के रूप में। और जितना भी हीट आपको देने की जरूरत पड़ेगी उसका फार्मूला Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। ठीक है, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर हो गया। अब इसको जब हीट आप देंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आप देखिए कि टेम्परेचर सेम है, सिर्फ स्टेट बदला है, लिक्विड से गैस। इसका मतलब फिर से लैटेंट हीट यानी Q इज इक्वल टू M इंटू एल हो जाएगा, लेकिन ये वेपराइजेशन का और ये फ्यूजन का। यानी आप इसको कह सकते हैं ये Q1 है और यहाँ पर ये जो है ये Q2 है और ये जो लास्ट में है वो Q3 है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए टोटल कितना हीट देने की ज़रूरत है, टोटल जो हीट है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 कितना है M इंटू एल फ्यूजन का, Q2 कितना है M इंटू C इंटू डेल्टा T प्लस Q3 कितना है M इंटू एल, लेकिन ये वेपराइजेशन है। LF और LV क्या है, तो LF इसमें है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और LV का मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कितना होता है ये वाटर के लिए, तो ये हमने आपको बताया 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। ये कितना होता है हमने सिंपली बता दिया था 540, याद रखिए, बट फ्लक्चुएशन आपको 536 के से 540 के बीच में मिलता रहता है। तो हम लास्ट में अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोच लेंगे कि 540 से मैच कर रहा है, 536 से मैच कर रहा है, ठीक है। तो सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और मास हर जगह वही रहेगा 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम। तो ये 1 इंटू 80 प्लस यहाँ 1 इंटू, यहाँ पर देखिए C का मतलब क्या है, तो C इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये भी याद रखिए, वाटर का ये स्पेसिफिक हीट जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हीट है, जिसकी वजह से वाटर के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो हमने पीछे मेंशन किया। और ये चेंज इन टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर 0 से 100 यानी कि 100 हो जाएगा, और प्लस मास 1 इंटू ये कितना है, इसको आप 536 लेंगे तो आपका आंसर मैच करेगा यहाँ से। तो यहाँ पर ये 80 है प्लस 100 है प्लस 536 है, कितना हो जाएगा 80 प्लस 100 करेंगे 180 हो जाएगा, और 180 प्लस 536 180 प्लस 536 सॉल्व कर लीजिए, 6 आ जाएगा, और यहाँ से 8 और 3 11 हो जाएगा, और 5 1 6 और 6 और 1 7, तो 716 कैलोरी। अगर आप 540 की बजाय 536 यूज़ करते हैं तो आंसर आ जाएगा 716 कैलोरी, और ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगर इतने पर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है लेकिन इसी के क्लोज कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप 536 की बजाय 540 539 538 रख के भी चेक करेंगे, ऑप्शन मैच करता है तो वो करेक्ट होगा। तो कभी भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि 536 से भी आंसर आए और 540 से भी आंसर आए, ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन आप नोट करिए, दो और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इसमें किसी एक सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है और कह रहे हैं कि अगर उसका टेम्परेचर T1 से T2 तक इंक्रीज किया जाए तो कितना हीट देने की आवश्यकता होगी। जिसका ये स्पेसिफिक हीट है, m मास है उसका, m मास है मटेरियल का, सब्सटेंस का, तो उसका टेम्परेचर T1 से बढ़ाकर T2 करने में कितना हीट देने की ज़रूरत होगी। तो देखिए, ये जो फार्मूला आपने पढ़ा था C इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई m इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा Q और डेल्टा T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है, रिक्वायर्ड हीट है। अगर ये चेंज इन टेम्परेचर बहुत स्मॉल हो, यानी dt अगर हम कहें, तो जो रिक्वायर्ड हीट होगा वो भी dq होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं dq इज इक्वल टू कितना, m इंटू सी इंटू dt। और आप देखिए कि dq इज इक्वल टू आ जाएगा m इंटू सी की वैल्यू रखेंगे कितना, AT और dt। MAT³ में जो m और a हैं ये कांस्टेंट है, तो ma बाहर निकलेगा और t³ के साथ में क्या मिलेगा, dt। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड को, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये इंटीग्रेशन dq इधर आएगा और उधर इंटीग्रेशन करेंगे MAT³ dt, लिमिट फ्रॉम T1 टू T2। और जो ma है वो इस इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा ma, तो t³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, T⁴/4, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम T1 से T2 तक। और dq का इंटीग्रेशन करने के बाद जो आएगा उसी को q बोलेंगे। तो आप इसी को ये कह सकते हैं कि q इज इक्वल टू ma, और जो ब्रैकेट में आया यहाँ लिमिट रखिए, इसको पहले रखेंगे अपर लिमिट को, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट, तो कितना आएगा T2⁴/4 माइनस T1⁴/4, और जो अपान 4 है इसको बाहर भी कर सकते हैं। तो q इज इक्वल टू 1/4 ma, और ब्रैकेट में आ जाएगा T2⁴ माइनस T1⁴। इसका मतलब कि जो आंसर आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड हीट है वो 1/4 ma T2⁴ माइनस T1⁴ हो जाएगा। और इसमें से ऑप्शन आप मिला लीजिए, 1/4 ma T2⁴ ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहे हैं स्पेस की कमी की वजह से, क्योंकि कुछ इनका अपना कुछ कहना था, इनको कुछ जगह की ज़रूरत थी तो हमने छोड़ दिया इनके लिए। लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडाइनमिक वेरिएबल। निम्न में से कौन सा थर्मोडाइनमिक वेरिएबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज नॉट अ थर्मोडाइनमिक वेरिएबल।
वेरिएबल। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इनमें से कौन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। और जो चारों ऑप्शन हैं वो क्या क्या हैं? तो चारों ऑप्शन में सबसे पहले है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का मतलब क्या है कि वो वेरिएबल जो किसी गैस का नेचर डिसाइड करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? वही पी, वी, टी और नंबर ऑफ मोल्स, पी, वी, टी, इंटरनल एनर्जी, ये सब क्या हैं? ये सब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कौन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल नहीं है, तो पी, वी और टी ये तीनों तो हैं, यानी यही जो चौथा है वो नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो है तो आसान, बट आपको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते कौन लोग हैं। तो अगर कौन लोग होते हैं ये पता है तो कौन नहीं होता ये भी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए इनकी बातों पर आप गौर करिएगा। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।